जय हिंद साथियों। शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कक्षा 8 की ओल्ड एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस। इसमें आज हमारा चैप्टर है 3 संसद तथा कानूनों का निर्माण। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं चैप्टर 3 संसद तथा कानूनों का निर्माण। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिक की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात को सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिए। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएँ राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों ने ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। इस चित्र में एक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है। 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरी देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था।
इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता। लोग और उनके प्रतिनिधि। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाहे, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्तिगत या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रित रखते हैं। इस फोटो में चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके में स्थित मतदान केंद्र तक मतदान सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहुंचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व का यह विचार कक्षा 6 और 7 को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्यपुस्तकों को एक महत्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले ही परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से इन विचारों को एक बार फिर दोहरा लें। ये आपकी एक्सरसाइज है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद की भूमिका।
आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं, जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। नीचे दी गई तालिका के माध्यम से आइए इस बात को अच्छी तरह समझें। 17वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम 2019। राजनीतिक दल, निर्वाचित सांसदों की संख्या, भारतीय जनता पार्टी भाजपा 303, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 52, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK 24, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC 22, युवा श्रम और किसान कांग्रेस पार्टी YSRCP 22, शिवसेना SS 18, जनता दल यूनाइटेड JDU 16, बीजू जनता पार्टी BJD 12, बहुजन समाज पार्टी 10, तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS 9, लोक जनशक्ति पार्टी LJSP 5, समाजवादी पार्टी सापा 5, निर्दलीय 4, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी CPIM 3, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML 3, जम्मू और कश्मीर नेशनल कांग्रेस JNK NC 3, तेलुगु देशम पार्टी TDP 3, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM 2, अपना दल 2, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI 2, शिरोमणि अकाली दल SAD 2, आम आदमी पार्टी आप 1, AJSU पार्टी 1, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK 1, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 1, जनता दल 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1, केरल कांग्रेस 1, मिजो नेशनल फ्रंट 1, नागा पीपल फ्रंट 1, नेशनल पीपल पार्टी 1, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 1, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 1, बिथु थलाई चिरुथाईगल कच्ची 1, कुल योग 543। 15वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम 2009। राजनीतिक दल प्राप्त सीटें, राष्ट्रीय दल बहुजन समाज पार्टी बसपा 21, भारतीय जनता पार्टी 116, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 16, इंडियन नेशनल कांग्रेस 206, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 9, राष्ट्रीय जनता दल 4, राज्यीय दल क्षेत्रीय दल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 9, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 2, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 19, बीजू जनता दल 14, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 18, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांग्रेस 3, जनता दल 3, जनता दल यूनाइटेड 20, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2, मुस्लिम लीग केरला राज्य समिति 2, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 2,
समाजवादी पार्टी 23, शिरोमणि अकाली दल 4, शिवसेना 11, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति 2, तेलुगु देशम 6, अन्य क्षेत्रीय पार्टी 7, पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल 16, स्वावलंबी 3, कुल योग 543। इस तालिका में 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम दिखाए गए हैं। इन चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन फिर भी वे लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई। लिहाजा उसे अन्य दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का गठबंधन करके सरकार बनानी पड़ी। चुने जाने के बाद उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद एमपी कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूँकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है, जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। केंद्रीय सचिवालय को ये 2 मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक, दूसरे का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इनका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है, जहां वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित हैं। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली को विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा को भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल का एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद
सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय बनाने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। नए कानून किस तरह बनते हैं? कानून बनाने में संसद को एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हों। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनने की प्रक्रिया क्या थी। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की को किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे में का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्टों, अखबारों के संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं थी। इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है।
उदाहरण के लिए नगर पालिकाओं की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानून में पटरी पर दुकानदार लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी हैं। तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों की ज़रूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है तो दूसरे समूह को उपेक्षा करता है, उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा, भारतीय राष्ट्रवादी खेम अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध पर उनकी आलोचना करता था। इतिहास में हम ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को ख़त्म करवाने के लिए संघर्ष किए। कक्षा 7 की पुस्तक में आपने यह पढ़ा था कि रोजा मार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिका महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। रोजा मार्क्स उस कानून का विरोध कर रही थी जो भी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था। यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदायों को जगह अलग अलग होती थी। रोजा मार्क्स का यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वहाँ नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ, जिसके कारण फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उपरोक्त चित्र में रोजा मार्क्स बस में यात्रा करती हुई दिखाई दे रही हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी, जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। शब्द संकलन। स्वीकृति, किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना और उसके पक्ष में काम करना। इस अभ्यास में यह शब्द संसद के पास उपलब्ध है। औपचारिक सहमति निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है। गठबंधन, इसका मतलब समूह या दलों के तात्कालिक गठजोड़ से होता है। इस अध्याय में गठबंधन का शब्द का इस्तेमाल चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ से लिया गया है। अनसुलझे, इसका आशय ऐसी परिस्थितियों से है जहां समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता है। आलोचना, किसी व्यक्ति या चीज़ में कमियां निकालना या उसे अस्वीकार कर देना। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाली आलोचना के लिए किया गया है। विकास क्रम, सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया का विकास क्रम कहा जाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों और पशुओं की किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ है।
राजद्रोह: जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह को बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती थी, लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। राष्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमाना मानते थे क्योंकि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी से पहले वजह भी नहीं बताई जाती थी, उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था। दमनकारी: स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा जाता है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने पर अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक देते हैं। थैंक यू।